जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा में मात्र अब 1 महीने का समय बचा हुआ है, इसलिए मैं आपके लिए रेगुलर 2 से 3 क्लास ले रहा हूं। तो आप लोग भी सभी क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम तक अब आप लोगों को जितना हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो और एग्ज़ाम में आपको तुक्का मारने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए आप लोग रेगुलर रहें, डेली क्लास अटेंड करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में 14 मई के पेपर पर आधारित जीके जीएस प्लस हिंदी व्याकरण के स्पेशल टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। और इस टेस्ट पेपर में आप लोगों को 35 प्रश्नों के सही से आंसर करने हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को सोच समझकर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आज आपको 35 प्रश्नों के सही आंसर करने हैं। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। और अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए कौन मारे गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए कौन मारे गए थे? तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर है, टीपू सुल्तान मारे गए थे। कब मारे गए थे? तो 1799 में। किस युद्ध में? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। और दोस्तों, टीपू सुल्तान की राजधानी भी पूछा जाता है, तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तीसरा प्रश्न है, कलिंग युद्ध में कौन सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में पूरा डिटेल में पढ़ा था। अगर आप लोग रेगुलर क्लास करते हैं तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? अशोक। कलिंग युद्ध में कौन सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? तो अशोक, याद रखेंगे। अब कलिंग युद्ध की बात करें तो हमने आपको बताया था 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। और इस युद्ध का जो उल्लेख मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में, ध्यान रखेंगे। चौथा प्रश्न है, स्फिनिक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? और दोस्तों, आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो स्फिनिक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? सही जवाब है मिस्र की सभ्यता से। और दोस्तों, आपको याद होगा हमने आपको ये भी बताया था मिस्र के जो राजा होते थे क्या कहलाते थे? तो फेरो, यहाँ पे लिख देते हैं। दोबारा आपको बता रहे हैं, मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो फेरो कहलाते थे। आगे देखिए, निम्न में कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और दोस्तों, ये टेस्ट पेपर है, इसलिए हम इसमें प्रश्नों का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 5वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, राजकीय नदी गंगा। ये बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है गंगा, क्योंकि गंगा जो है ये भारत की राष्ट्रीय नदी है, ना कि राजकीय नदी है। बाकी राजकीय वृक्ष पीपल ये सभी सही है। आगे देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिएगा। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और ये जो तृतीय क्षेत्र है इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। इस प्रश्न को याद कर लीजिए। और भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो आप सब जानते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? और दोस्तों, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है।
तो दोस्तों मांडू की रानी रूपमती इनका संबंध किससे था? तो याद रखिएगा बाज बहादुर से। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। काला पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध इमारत है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो दोस्तों काला पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। यहाँ पे सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है और ये मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर पूछा जाता है कहाँ है? तो याद रखिएगा मदुरई में। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए यूनेस्को की बात करें तो पूछा जाता है यूनेस्को की स्थापना। तो यूनेस्को की स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को और इसका हेड क्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। और हमने आपको ये भी बताया था अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? अब देखिए यहाँ पे आपको गलत आंसर नहीं करना है, यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी आंसर नहीं होगा, पहले ही हम आपको बता दिए। यहाँ पे क्या पूछा गया है? भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आंसर होगा जॉर्ज क्लार्क ने। और भारत में रेलवे का जनक पूछे किसे कहा जाता है? तो आंसर करना है लॉर्ड डलहौजी। फिलहाल आंसर होगा जॉर्ज क्लार्क। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अब देखिए यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं। अगर पूछे अनुसूचित जनजातियों के लिए तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 338 ए, और अगर पूछे अनुसूचित जातियों के लिए तो याद रखिएगा अनुच्छेद 338। दोनों प्रश्नों को याद कर लीजिए। आगे देखिए धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी का भाग है? चलिए आप सभी 12वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी का है? तो यहाँ पे सही जवाब है सतपुड़ा श्रेणी। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है? चलिए आप सभी 13वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोग इस चैनल पर सभी क्लास को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, इसकी स्थापना कब होती है? तो याद रखिएगा 1995 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न को हमने आपको बहुत बार कराया है, तो किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। प्रारूप समिति जिसको बोला जाता है मसौदा समिति और इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे सही जवाब है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ध्यान रखेंगे। और इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे, ध्यान रखना है। आगे देखिए यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक खाली स्थान बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। यानी प्रत्येक कितने माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा 6 माह। अब आपातकाल की बात करें तो संविधान में 3 तरह के आपातकाल के बारे में बताया गया है। 352 जिसमें बताया गया है राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? और जितने भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, आपका डेली रिवीजन होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है।
इन्होंने 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए, एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए 2003 में कौन सा संशोधन होता है, तो याद रखिएगा 92वां। 2003 में 92वां संशोधन होता है और इसके तहत संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को ऐड किया गया था। कौन कौन से भाषा है हमने आपको बताया था, तो संथाली हो गया, मैथिली, बोडो और डोंगरी, ये 4 भाषाओं को ऐड किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ऑप्शन में दिया हुआ है संथाली, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। और मूल संविधान में कितने भाषा थे, 14, और अभी वर्तमान में कितने हैं, तो 22 है। आगे देखिए, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन बताना है किसका है? तो दोस्तों ये स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, लॉस्की का। आगे बढ़ते हैं, 49वीं पैरेलल किन 2 देशों के बीच की सीमा है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा है 49वीं पैरेलल। अधिकांश मौसमी घटनाएं खाली स्थान में संपन्न होती है। इन अधिकांश मौसमी घटनाएं जो है किस मंडल में संपन्न होती है? तो हमने आपको बताया था वायुमंडल में टोटल 5 परत है, जिसमें पहली परत का नाम क्या है, क्षोभ मंडल, और इसी मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। क्षोभ मंडल के बाद है समताप मंडल, और इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर मिलता है, और इसी समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? और दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना हो, क्लास का टाइमिंग जानना हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। ऐसे तो हम बता देते हैं, डेली रात 8 बजे एक क्लास है और एक क्लास है रात 8:30 बजे। दोनों ही क्लास को आपको लगातार 1 महीने तक करने हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, बुलंद दरवाज़ा। चारागाह को पंपास कहा जाता है, यानी कि चारागाह को कहाँ पर पंपास कहा जाता है? देखिए आप लोगों ने सुना होगा अर्जेंटीना में भी पंपास कहा जाता है घास के मैदान को। तो याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं घास मैदान। अर्जेंटीना में, ध्यान से सुनिए, अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, जबकि दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। चारागाह को पंपास कहाँ कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। और घास मैदान को क्या बोलते हैं? अर्जेंटीना में पंपास। आगे देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था मैटूर बांध, मध्य से सिपाही में पूछा हुआ प्रश्न है, मैटूर बांध किस नदी पर है? तो याद रखिएगा कावेरी। यहाँ पे आंसर क्या होगा? महानदी। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा में। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? अब यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। ऐसे तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आप सभी जानते हैं, माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है। यहाँ पे सही जवाब है हिमाद्री। निम्न में कौन एक विषाणु जनित रोग है?
चलिए आप सभी 26 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। चेचक, रेबीज, तपेदिक या फिर खसरा। अब देखिए प्रश्न में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। यहाँ पे विषाणु जनित रोग पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए चेचक भी विषाणु जनित रोग है, रेबीज भी है और खसरा भी है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे विषाणु के जगह पे जीवाणु लिख देंगे, जीवाणु। तो यहाँ पे प्रश्न सही होगा। अब बताना है निम्न में कौन एक जीवाणु जनित रोग है। यहाँ पे आंसर होगा तपेदिक। ये क्या है, जीवाणु जनित रोग है। बाकी चेचक, रेबीज और खसरा ये विषाणु जनित रोग है। और एक पूछा जाता है खासकर एग्जाम में, एड्स ये किसके कारण होता है, तो ये वायरस से होने वाला रोग है, यानी कि विषाणु से। और किस विषाणु से होता है, तो HIV विषाणु से। आप लोग कमेंट करके बताइए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। मोमबत्ती का हवा में जलना क्या है। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। फटाफट से आंसर बताइए। मोमबत्ती का हवा में जलना क्या है, तो याद कर लीजिए ये ऑक्सीकरण है। मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सिनेबार। मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क है सिनेबार। निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से हैं। हमने आपको अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय सभी के बारे में डिटेल में बताया है प्रैक्टिस सेट में, इसलिए आपसे बोलते हैं आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। फूला न समाना मुहावरे का अर्थ क्या है। अब ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है, चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो फूला न समाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना है। वाक्य है जिसे त्याग दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, त्यक्त। देव्यर्पित शब्द का संधि विच्छेद क्या है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। देव्यर्पित शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो देवी प्लस अर्पित, याद रखेंगे। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बिल्कुल इसी तरह के हिंदी व्याकरण से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार है कौन, याद रखिएगा, जे कृष्णमूर्ति। गुनाहों का देवता उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। सोच समझकर आपको आंसर करना है। गुनाहों के देवता उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा, धर्मवीर भारती। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था। चलिए आप सभी 35 के लिए आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट सेशन को लाइक कीजिए। और सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो सेशन को दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार कौन था, हर्यक वंश के संस्थापक थे। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है, उसे क्या कहते हैं। यानी भारतीय और ग्रीक शैली का सम्मिश्रण को कहा जाता है गांधार शैली। आगे देखिए, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। इस प्रश्न को हमने अभी हाल ही में कराया था आपको। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, तो याद रखिएगा, गुप्त काल में। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ है, तो अजमेर में है। आप लोग कमेंट कीजिएगा इसको किसने बनवाया था। यहाँ पे फिलहाल आंसर हो जाएगा हरिकेली। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वीणा। ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।